हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91 पर। तो आज हम आपके लिए जो क्लास 12 का हिंदी का 60 MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाए थे, उसमें से मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको कराने का प्रयास किया था, लेकिन किसी त्रुटि कारणवश आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करवा पाए। तो उस वीडियो में और वीडियो लॉन्ग हो गया था, 35 मिनट का वीडियो हो गया था और 23 क्वेश्चन उसमें से आपको कवर करवाए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक कवर करेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है वह 33 नंबर करा चुके थे, तो 33 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन करा चुके थे पिछले वीडियो में। यदि अभी तक आप 23 नंबर क्वेश्चन तक नहीं किए हैं तो जाइए, आप चैनल पर क्वेश्चन पड़ा हुआ आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है नाभा दास किसके समकालीन और किसके शिष्य थे। जो नाभा दास थे वह किनके समय काल के थे, इसी को कहा था समकालीन। आप और आपके मित्र जो होंगे वह क्या है, एक समय के हैं और एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसी को कहा था समकालीन। और उसके शिष्य थे, और वह किनके शिष्य थे, जो नाभा दास के गुरु का नाम क्या था, तो ये पूछा जा रहा। तो नाभा दास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास के क्या थे, समकालीन थे। और वह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभा दास किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभा दास। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से, प्रवृत्ति मार्ग तथा निर्वृत्ति मार्ग क्या है। तो प्रवृत्ति मार्ग तथा निर्वृत्ति मार्ग में आपको लिखना है। तो चलते देखते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो गृहस्थ जीवन में को स्वीकार करना और उस मार्ग पर चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। यदि आप शादीशुदा कर लेते हैं तथा उस शादीशुदा करके बच्चे आपको होता है और उसको पालन पोषण करते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो उसे ही प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। निर्वृत्ति मार्ग किसे कहा जाता है, जीवन यहाँ पर आप कर लीजिएगा। वैसी जीवन ग्रस्त व्यक्ति जो वैसी जीवन ग्रस्त जीवन जीवो स्वीकार नहीं, वैसी जीवन जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, निर्वृत्ति मार्ग। तो यहाँ पर लिखने में शायद गलती हो गया है, तो आप यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। वैसी जीवन जो क्या करता है, जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्वृत्ति मार्ग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप यह क्वेश्चन समझे होंगे और इसे आप सही तरीके से अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 26, कहता है शिक्षा का मनुष्य के जीवन में क्या स्थान है। तो शिक्षा का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शिक्षा मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाता है और उनकी उन्नति के रास्ते पर चलने के बाद जीवन में सत्य तथा जीवन जीने की तरीके में मदद मिलती है। तो आप शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो शिक्षा के मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो शिक्षा मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाता है। आप यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे और तत्पश्चात आप अपने शिक्षा को अच्छी तरह से तैयारी करते रहेंगे तो आप उन्नति की ओर ले जाएगा शिक्षा आपको। और उनकी उन्नति के रास्ते पर चलने के बाद यदि आप इसी तरह से क्रमवार तरीके से यदि शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे और अच्छी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो जीवन में एक सफल व्यक्ति बनेंगे। जो कि आपको यदि जीवन में सफल व्यक्ति बन जाएंगे कब, जब आपको नौकरी हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा तो आप सफल बन जाएगा तथा जीवन जीने के तरीका मदद करती है। तो जो उससे सैलरी आपको आएगा तो उससे आपको जीवन जीने की तरीका में क्या होगा, मदद मिलेगा। यदि आपका सैलरी 50,000 है तो उस तरह से आप जीवन जी सकते हैं, किसी को 20,000 है तो उस तरह से वह जीवन जी रहा है। तो जीवन जीने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की है। तो भूषण ने जो है, कवि भूषण है
वो शिवाजी का तुलना मृगराज से किया है तो क्यों किया है, तो उसके बारे में आप समझिए। तो चलिए इसकी आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है तो क्यों की है। तो आंसर देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए किए हैं। आपको क्वेश्चन लिखने की शैली पता होनी चाहिए, किस तरह से लिखा जाए। तो आपको एक लाइन तो यहाँ पर बन गया, और लॉन्ग यदि क्वेश्चन बड़ा आंसर लिखा रहेगा तो वो नंबर अच्छी तरह से देंगे। तो शिवाजी की तुलना मृगराज से इसलिए किए हैं क्योंकि पशुओं के राजा शेर पूरे जंगल में राज होता है। जो पशुओं के राजा कौन है, शेर हैं। उनका पूरे जंगल पर क्या होता है, राज होता है। उनकी एक दहाड़ सभी पशु उनकी एक दहाड़ से कांपने लगते हैं। जब शेर एक बार जंगल में दहाड़ देते हैं तो सभी पशु क्या करते हैं, कांपने लगते हैं, इधर उधर छिपने लगते हैं। वह बहुत बलशाली होता है। कौन, शेर बहुत बलशाली होता है। ऐसे ही शिवाजी भी शेर के भांति बलशाली, पराक्रमी तथा शौर्यवान राजा है। शौर्यवान मतलब आप समझ लीजिए सभी चीज़ से परिपूर्ण तथा बलवान, पराक्रमी तथा शौर्यवान राजा हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आया है, यदि वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का 2023 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। कहता है कुंती का परिचय दे। तो कुंती बिस्नी का क्या है, पड़ोसिन है। कुंती क्या है, कुंती जो है वह बिस्नी का पड़ोसिन है। कुंती हमेशा बिस्नी को ध्यान रखती है। कुंती जो पड़ोसिन है वह हमेशा बिस्नी जो है वह उसका क्या करती है, ख्याल रखती है। और कहती है कि अब मुन्नी 14 की हो गई है। अर्थात वह कहती है, कौन कहती, कुंती कहती है बिस्नी की कि मुन्नी अब 14 वर्ष की हो गई है, इसे भी अब हाथ पीला कर देना चाहिए। हाथ पीला कर देना चाहिए अर्थात इसे भी अब शादी कर देना चाहिए। तो बिस्नी कहती है पहले मानक को एक बार आने तो दो। पहले तो मानक जो गया है बर्मा की लड़ाई में, उसे एक बार तो आने तो दो, फिर मैं इसे अच्छा घर बर घर देखकर हाथ पीला कर दूंगी। तो कुंती इस बात से उसे सहारा दिलाती है कि मानक जरूर आएगा बर्मा की लड़ाई खत्म होते ही। तो कुंती एक पड़ोसिन है और वह कहती है कि उसे बिस्नी को सहारा देती है कि मानक एक दिन ज़रूर आएगा और वह मुन्नी का शादी कराएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिए के राह क्यों देखती है। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आप पूछ नहीं सकते हमसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र, बिस्नी क्या है, सिपाही की माँ है। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र तथा मुन्नी को अपने सिपाही भाई का प्रतीक्षा है। किसका प्रतीक्षा है, बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र तथा मुन्नी को अपने सिपाही भाई का प्रतीक्षा है। वह डाकिए की राह चिट्ठी के लिए देखती है। वह जो डाकिया आता है उसकी राह चिट्ठी के लिए देखती, क्योंकि उसने किसने, उनका पुत्र सिपाही ने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वह बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। वह क्या लिखे थे पिछले चिट्ठी में कि मैं बर्मा की लड़ाई पर जा रहा हूँ। माँ और बेटी उसी चिट्ठी के आस लगाए बैठी है। लेकिन बर्मा की लड़ाई में जब गए थे चिट्ठी लिखकर, उसके बाद से उनका एक भी चिट्ठी नहीं आया, जिसके कारण माँ और बेटी दोनों परेशान है और डाकिया की राह देखता है और डाकिया की गाड़ी के पीछे जाता है कि मुन्नी जाती है कि मेरा भैया का चिट्ठी आया होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि सभी का चिट्ठी मिल जाता है जो गाँव समाज में आता है, लेकिन मुन्नी का चिट्ठी नहीं मिलता है, उसके भैया नहीं भेजते हैं, क्योंकि बर्मा की लड़ाई बहुत भयंकर चल रही थी, उसमें उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मानक स्वयं को बेहुसे और
जानवर से क्यों कहता है, जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मानव स्वयं को बेसी और जानवर इसलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है कि मानव स्वयं को बेसी और जानवर क्यों कहता है। तो मानव स्वयं को बेसी और जानवर इसलिए कहता है क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त है। क्या है? वह एक सच्चा देशभक्त है। वह अपने सामने अपने देश की दुश्मन को नहीं देख सकता है। कोई भी व्यक्ति है वह अपने देश के सामने दूसरे अपने देश की दुश्मन को नहीं देखना चाहेगा और इन्होंने भी क्या किए, नहीं देखना चाहे। वह उसे मारना चाहता था। कौन मारना चाहता था? तो मानव उस सिपाही को मारना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे मारने नहीं देता है। अर्थात मानव की जो माँ बिस्नी है वह उसे सिपाही को मारने नहीं देता है। फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाता। कौन? मानव अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है। क्योंकि उनके अंदर जो है, मानव के अंदर जो है, वह सच्चे देशभक्ति की भावना है, जो कि देशभक्ति की भावना उनमें उबल रही है और वह अपने देश के सामने अपने देश की दुश्मन को नहीं देखना चाहते हैं, उसे तुरंत मारकर गिराना चाहते हैं। लेकिन उसकी माँ क्या करते हैं? बचा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 आपको समझ में आया होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते 32 नंबर, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो आपको पूछा जा रहा जितना उतना ही लिखिएगा तो आपको कम मार्क्स दिया जा सकता। थोड़ा उसके विषय में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा मार्क्स दे दिया जाएगा। जितना मार्क्स का रहेगा उतना मार्क्स। तो हिंदी के श्रेष्ठ महाकाव्य कौन से? तो हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य चंदवरदाई है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, हिंदी का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो चंदवरदाई है, जिनके रचनाकार पृथ्वीराज रासो हैं। जिनके रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो जायसी की 2 प्रमुख रचनाओं को लिखे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जायसी की 2 प्रमुख रचनाओं को लिखे, तुलसी के 2 प्रमुख रचनाओं के लिखे, नाभादास के 2 रचना के लिखे। तो आप, लेकिन जायसी के 2 प्रमुख रचना करीब 2 से 3 बार आया है, तो इसलिए मैंने आपको दिया हूँ कि जायसी के 2 प्रमुख रचना को लिखिए। तो जायसी के 2 प्रमुख रचना निम्नलिखित है, इस प्रकार से लिखिएगा। एक लिखिएगा पद्मावत, दूसरा आखिरी कलाम। यदि आप पद्मावत के बारे में कुछ जानते हैं तो उसके बारे में वर्णन भी कर सकते हैं, और आखिरी कलाम के बारे में भी जानते हैं तो वर्णन कर सकते हैं। नहीं तो इतना छोड़ दीजिएगा, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। यदि आपको आ रहा है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन थे? तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद तथा बिहारी इत्यादि हैं। तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि जो हैं वह कौन थे? तो ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि थे, प्रारंभिक कवि तो वह कौन थे? सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद तथा बिहारी इत्यादि, ये सभी क्या थे? ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि थे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35, तो देख लीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यदि हम पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक को उठाइए और जाकर देखिए। ये सभी क्वेश्चन जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। तो सीधा पूछा गया जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद के 2-3 रचना है, कामायनी है, इनके रचना फेमस रचना कामायनी है, आंसू है, लहर है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनके रचना है। और
आपको यहाँ से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, वह किसकी पुत्री थी। ये क्वेश्चन तो करीब 10 बार से भी ज़्यादा बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था तथा वह किनकी पुत्री थी। जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी वह किनकी पुत्री थी, तो ये पूछा जा रहा। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी, और प्रभावती देवी किसके, राजकिशोर प्रसाद की क्या थी, पुत्री थी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था तथा प्रभावती देवी राजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो मेन फोकस है मुझे कि आपको किस तरह से समझाया जाए कि आपको याद रहेगा। यदि एग्जाम हॉल में भूल भी जाइएगा तो क्वेश्चन को देखकर आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था। तो फिरंगी मैम के बाग में अनेक प्रकार के आकर्षित फल फूल थे। तो देखिए इतना से लिखने से आपको कम नहीं चलेगा, इसी को थोड़ा मैं विस्तार कर दिया। फिरंगी मैम के बाग में अनेक प्रकार के आकर्षित फूल तथा फल थे। तो फूल फल यहाँ आ गया, लेकिन उसी को देखिए सुधार के कैसे लिखिएंगे आप, 1 से 2 लाइन बढ़ा सकते हैं। उनके बाग में सुगंधित फूल तो थे, अब कैसे थे, उनके बाग में सुगंधित फूल और बहुत अच्छे प्रकार के फल थे, फल के वृक्ष थे। तो यहाँ पर फल का भी वर्णन है और फूल का भी वर्णन। तो यहाँ पर हम कैसे लिखें, उनके बाग में सुगंधित फूल और बहुत अच्छे प्रकार के फल का वृक्ष थे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 37 आपको समझ में आया होगा। तो आप सेशन में बने रहिए, आज हम 55 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इसे टाइपिंग करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। वीडियो तो बनाने में थोड़ी कम मेहनत लगता है, लेकिन आपके लिए मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ वह 100% सही है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, तो लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। तो लोहा एक धातु है। लोहा क्या है, लोहा एक धातु, आप ये भी जानते हैं। जिससे करंट पास हो जाता है उसे धातु कहते हैं, जिससे करंट नहीं पास होता उसे अधातु कहते हैं। तो लोहा एक धातु है जो अपने बहुउपयोगिता सर्वव्यापकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुउपयोगिता, लोहा एक धातु है जो कि लोहा धातु का इतना उपयोग है कि नाम मत लीजिए, सभी चीज़ में आजकल लोहा का ही उपयोग होने लगा। सर्वव्यापकता, सभी जगह आपको मिल जाएगा, के लिए प्रसिद्ध है। पाठ में चर्चित भिलाई बलांडिया, यह लोहा का प्रमुख प्रसिद्ध खदान है। पाठ में जो वर्णित है आपके लोहा पाठ में जो चर्चित भिलाई बलांडिया, ये सभी क्या है, भिलाई बलांडिया, ये सभी लोहा के प्रसिद्ध खदान में से एक है जो कि भारत में स्थित है। इसका खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि यह मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। लोहा का खोज इसलिए की जा रही क्योंकि मानव जीवन में लोहा का उपयोग बहुत ही बढ़ गया है, अर्थात हमारी ज़िंदगी और संबंधों में घुल मिल गया। अर्थात यदि लोहा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं पाएगा। तो ये हमारे ज़िंदगी और संबंधों में क्या हो गया, घुल मिल गया। जैसे कि एक माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता, एक भाई अपने बहन के बिना नहीं रह सकता है, एक माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता, एक बच्चा एक खिलौने की तरह नहीं रह सकता। उसी तरह आज हो गया है, यदि लोहा नहीं है तो उसका संबंध मानव से कुछ नहीं है और मानव नहीं जी पाएगा, क्योंकि आजकल लोहा का इतना महत्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हार जीत कविताओं में मशक वाले की क्या भूमिका। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से आपको सीख मिलता है कि हार जीत कविताओं में मशक वालों की क्या भूमिका है। तो ये इसके आंसर को आप देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आंसर भी इतना सटीक लिखा हूँ कि आपको एक बार में याद होगा। हार जीत कविताओं में मशक वाला देश के बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखता है। वह वास्तविक स्थिति को बताना चाहता है कि किसी की भी जीत नहीं हुई है।
हार जीत कविता में जो मशक वाले हैं वह क्या है, वह बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं, अर्थात वह पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तथा उनका संबंध भी पढ़े लिखे वाले व्यक्ति से हैं तथा कहता है बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखता है। वह वास्तविक स्थिति को बताना चाहता, वह वहाँ पर क्या हो रहा है वह उस स्थिति को बताना चाहता है कि किसी की भी जीत नहीं हुई है, किसी की भी जो जीत नहीं हुई है, विजयी सेना नहीं है। उनका कहना है कि आप सभी लोग जो युद्ध करने गए थे आपको किसी का जीत नहीं हुआ है, ये विजयी सेना नहीं है बल्कि हमारी हार हुई है, अर्थात सेनाओं की हार हुई है। मशक वाले देश की वास्तविक स्थिति को परिचित करवाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40, तो आज का 40 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें या उनका परिचय दे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, तो ये तो सभी जानते हैं और किताब पढ़े होंगे तो इसके बारे में जाने होंगे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लहना सिंह इस कहानी जो है इसके प्रमुख पात्र और नायक थे। लेखक ने, यहाँ पर आप कर लीजिएगा ने, लेखक ने कहानी में उसके चरित्र चित्रण को पूरी तरह से उभारा है। लहना सिंह के चरित्र जो जैसा था उनके चित्रण को लहना सिंह अपनी कहानी में पूरी तरह से उभारा है, अर्थात दिखाया है। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तियों का स्वामी था। लहना सिंह बहुत ही बहादुर तथा निडर व्यक्तियों का क्या था, स्वामी था। उनके पास कोई डर ही नहीं था और वह बहुत ही बहादुर थे। तभी तो वह युद्ध को पूरी तरह से समझकर उसमें भाग लिया और उसे अच्छी तरह से युद्ध में जीत दिलाई। और आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि लहना सिंह सिख राइफल के कितनवें नंबर थे, तो वह 77वें नंबर सिख राइफल के थे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 40 समझ में आया होगा। यदि आप इससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो उनके चरित्र चित्रण के बारे में लिख लीजिएगा कि लहना सिंह एक छोटी सी लड़की से बचपन में ही प्यार करती थी तथा उनके एक बचनों के खातिर वह उनके पुत्र और बेटे को युद्ध में बचाए और क्या किए थे, तो अपने बचनों को निभाए थे और पूरी तरह से युद्ध को अच्छी तरह से हैंडल किए थे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया और क्यों। तो कवि तुलसीदास हैं, इनके एक प्रमुख रचना है, वो क्या है तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो रचना पूछा जाता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो तुलसीदास अम्ब कहकर किसको संबोधित किया और क्यों। तो तुलसी ने कबहुक अम्ब अवसर पाई कहकर माँ सीता को अम्ब कहा है। क्या कहा है, तुलसीदास ने कबहुक अम्ब अवसर पाई कहकर माँ सीता को अम्ब कहा है। अम्ब शब्द माँ या सीता जी के लिए तुलसीदास द्वारा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। सीता माँ को अम्ब जो शब्द तुलसीदास कहे थे वह सीता माँ को बहुत सम्मान प्रदर्शित करने के लिए तुलसीदास ने कहे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भगत सिंह के अनुसार कि देश की कैसी युवकों की आवश्यकता है। तो भगत सिंह के अनुसार देश के जुझारू, कर्मठ, बलिदानी युवकों की आवश्यकता है। कहता है भगत सिंह के अनुसार देश की कैसी युवकों की आवश्यकता है। तो भगत सिंह के अनुसार देश की जुझारू, कर्मठ तथा बलिदानी युवकों की आवश्यकता है, जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकते, अर्थात देश के लिए वो ऐसा ना सोचे कि मेरे भी माई है, मेरे भी पिता है, मेरे भी भाई है, बहन है, वह ये सभी कुछ नहीं सोचे और युद्ध करे। और युद्ध में यदि उनकी बलिदान भी चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वह क्या कहलाएगा, भगत सिंह के अनुसार वह क्या कहलाएगा, भगत सिंह के अनुसार वैसे ही युवकों की देश के लिए आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 आपको समझ में आया होगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध किस परीक्षा में असफल हुए थे। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत बार, करीब 10 से अधिक बार पूछा गया, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। कहता है कि मुक्ति बोध किस परीक्षा में असफल हुए थे। तो हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन, क्या हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्ति बोध
बोध 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज बीए में असफल हुए थे। किसमें असफल हुए थे? तो हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन मुक्ति माधव बोध 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में क्या हुए थे? असफल हुए थे, अर्थात फेल हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहता था? तो मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि दोनों दो सेनाओं की ओर से लड़ते थे। क्योंकि मानक जो था वह भारत की ओर से लड़ रहा था और वह जर्मनी की ओर से लड़ रहा था, तो वह दोनों अलग-अलग सेनाओं की ओर से लड़ रहे थे। मानक ने हजारों, तो भारत की ओर से नहीं, किसी और देश के ओर से लड़ रहा था। तो यहाँ पर सॉरी, मैं गलती से बोल दिया था भारत। तो मानक ने हजारों दुश्मनों को मारा और सिपाही को भी मारना चाह रहा था। मानक जो था वह भी बहुत साहसी था और वह हजारों दुश्मनों को मारा और वह एक सिपाही था, उसे भी मारना चाहा। इस प्रकार सिपाही भी मानक का दुश्मन बन गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहाँ पर धूप एक जैसी होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज ही लेकर मैंने आपके लिए आया हूँ, लेकिन इनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात 10 से 12 बार अभी तक के एग्जाम में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा आपको हाईलाइटेड कर देता हूँ, तो आप कम से कम ये क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। तो कहाँ पर धूप एक जैसी होती है? तो हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी हो। देखिए आप क्या कहता है, कहाँ की धूप एक जैसी हो? तो आपको याद रखना कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर में है। तो हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार एशिया, यूरोप तथा अमेरिका। क्या 3 जगह का नाम याद रखना, एशिया, यूरोप तथा अमेरिका की गलियों की धूप क्या होती है? एक जैसी होती है। यहाँ धूप कहा गया है तो धूप का अर्थ धूप ही नहीं है, इसका अर्थ कुछ और है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये सभी जगह के आदमी या व्यक्ति सभी क्या हैं? एक ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 45 समझ में आया होगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, गाँव के घर कविता में कवि किस घर की बात करते हैं? तो गाँव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति जी हैं। गाँव के घर जो कविता है इनके शीर्षक के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी हैं। गाँव के घर में कवि, यहाँ पर कवि होगा, क्या होगा? कवि, कवि पूर्व में निवास किए गए। आप अभी जहाँ बसे हुए हैं आप समझ लीजिए आपका भी पुराना घर कहीं और होगा, या आप नहीं जानते होंगे, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा तो आपको बताएगा कि मेरा पुराना घर कहीं और था। तो घर में कवि पूर्व निवास किए गए घर की बात करते हैं, अपने गांव के घर का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? अपने गांव का घर का वर्णन करते हैं, लेकिन अब वह शहर में रह रहे हैं। कवि अब कहाँ पर रह रहे हैं? तो शहर में रह रहे हैं। उसे शहरी संस्कृति नकली लगती है, उसे शहरी संस्कृति, जो शहर में संस्कृति निभाया जा रहा है उसे वह नकली लगता है। गाँव अपना गाँवपन छोड़ चुका है। कवि देखते हैं कि हमारे अंदर गाँव अपना गाँवपन छोड़ रहा है, क्योंकि गाँव वाला बात हमारे अंदर अब नहीं रहा। अब जब मैं शहर आ चुका हूँ तो शहरी हवा मुझे भी लगने लगा है, तो उन पर शहरों की छाया पड़ रही है। गाँव अब दूषित हो चुका, अर्थात मैं गाँव का हूँ और शहर आया हूँ तो अब मैं दूषित हो चुका हूँ और मैं अब गाँव का नहीं रह पाया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? यहाँ पर खींचा लिखा गया, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा सींचा। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है, सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि राजा अपने छत्र चंबल के साथ गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। राजा और छत्र चंबल के साथ कहाँ गए थे? तो युद्ध पर गए थे। उनका
वह क्या कर रहे हैं, रास्ते से आ रहे हैं छत्र संबल के साथ, गाजे बाजे के साथ। कहीं धूल ना पड़े रोड पर या सड़क पर, क्या होता है, धूलकण होते हैं बहुत, तो कहीं राजा को धूलकण नहीं पड़े या छत्र चंबल को धूलकण ना पड़े, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। किया जा रहा है, तो सड़कों को सींचा जा रहा है कि राजा क्या हो रहे हैं, विजयी होकर आ रहे हैं छत्र चंबल के साथ, गाजे बाजे के साथ, तो धूल ना पड़े उन्हें, तो सड़क को सींचा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। तो छत्रसाल की तलवार के बारे में आपको वर्णन करना है, जो कि छत्रसाल की तलवार शिवाजी का था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण कर रखा था। छत्रसाल की जो तलवार था वह इतनी ही धारदार था कि उसे वह रौद्र रूप धारण करता था। उनकी तलवार इतनी धारदार है कि वह हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जालियों को काट रही है। यदि कोई किसी हाथी के ऊपर यदि आप लोहे की जालियां रख देते हैं, उनकी इतनी तलवार धारदार थी कि यदि वह छत्रसाल यदि उस तलवार को चलाते थे, तो यदि हाथी के ऊपर आप लोहे की जाली रख देते तो उसे भी काटता हुआ नज़र आता आपको। तो जिसे वह अंधकार को चीरकर निकलते हुए सूर्य के समान चमकती है। तो अब अभी आपको बताया जा रहा है कि जिसे वह अभी के समय में अंधकार को चीरकर निकलता जिस प्रकार से सूर्य है, उसी प्रकार से उनका तलवार था कि हाथी के ऊपर पड़ी लोहे की जाली को काट देता था। उसी प्रकार से अंधकार को चीरकर निकलते हुए सूर्य के समान चमकती है। क्या चमकती है? क्या छत्रसाल की तलवार। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 आपको समझ में आया होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या उपमा देते हैं। तो कवि सूरदास, चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो कवि सूरदास कहते हैं कि हे ब्रज के राज अर्थात हे ब्रज के कुमार, भोर हो रही है। हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जगिए जगिए। यहाँ पर कोमा दीजिएगा। कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियां समेट ली है। कुमुद की जो पुष्पों है वह क्या करी है, अपनी पंखुड़ियां समेट ली है। जो फूल खिले हुए थे वह क्या हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, समेट लिए हैं। भौरे लताओं में छिप रहे। भौरे जो सुबह सुबह आते हैं क्या करने के लिए, रस चूसने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, लताओं में छिप रहे हैं। मुर्गियां और पक्षियों की कोलाहल सुनाई दे रही है। सुबह सुबह आप जागते होंगे तो मुर्गियां और कोयल या चिड़िया की कोलाहल आपको सुनाई देती होगी। गाय बोली जा रही है, क्योंकि सुबह हो गया है, गाय बोली जा रही है कि गाय मुझे अब खाना दो। तो चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होते हुआ जा रहा है। रात में चंद्रमा जब उगता है तो उनका प्रकाश सुबह होते ही क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि चंद्रमा बहुत दूर में है और सूर्य बहुत निकट में है, तो सूर्य जब निकलने लगता है तो वह चंद्रमा नहीं दिखने लगता है। तो चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होती जा रही है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकार उन्हें जगाया जा रहा है। इस प्रकार कवि सूरदास भगवान कृष्ण को जगाने का प्रयास करते हैं, यही उपमा है उनका। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देखते हैं। जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य दुनिया के अनेकों देशों में रहने वाले पीड़ित तथा अपने मेहनत और कर्म से न्याय संगत बंधुत्व चाहने वाले लोगों से है। कभी इस जनता में एकता और समानता को दिखाया है। कवि जो है, यहाँ पर कवि जो है, इसे आप कवि कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तो कवि इस जनता में एकता और समानता को दिखाया है। तो चलिए इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य दुनिया के अनेक देशों में जो व्यक्ति रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं तथा पीड़ित, वह किसी संकट से पीड़ित है तथा अपने मेहनत कार्य कर्मों से न्याय शांति बंधुत्व अर्थात भाईचारा होता है आपका जिससे संबंध है, चाहने वाले, आपका जो भाईचारा है, दोस्त है, आप उसे चाहते हैं, चाहने वाले लोगों से है। क्या है, लोगों से है। कवि, यहाँ पर कवि कर लीजिएगा। तो कवि इस जनता को एकता और समानता को दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, तो चलिए
आज की सेशन बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा 90 60 86 20 16। इस नंबर पर आप हाय लिखिएगा, कॉल कीजिएगा तो कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। तो आप कहिएगा सर हमें क्लास 12th का PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF बिल्कुल फ्री में दे दूँगा। तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मैसेज भी नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर क्लास के बाद PDF डाल दिया जाता है, तो आप वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। तो कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि सितारे विश्व में जो पीड़ित है वह संघर्षशील मानव का विकराल चित्र प्रस्तुत करता है। तो इसे ही आप समझ लीजिए कि कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है कि कवि सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि सितारे विश्व से पीड़ित, विश्व में जितने भी हैं वह पीड़ित, विश्व को पीड़ित संघर्षशील मानव को, जो संघर्षशील मानव है, एक अच्छे मानव है, संघर्षशील है और वह आगे चलकर बहुत अच्छे काम करता है, उनका विकराल चित्र प्रस्तुत करता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी है तो उनका विकराल चित्र अभी प्रस्तुत हो रहा है। वह देश में क्या कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर। तो क्वेश्चन नंबर 52 है भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी। तो भगत सिंह ने जो अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त की थी वह क्या था। तो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए उस समय की इच्छा व्यक्त की थी जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी तब मुझे फांसी दे दिया जाए। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए उस समय की इच्छा व्यक्त की थी जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर होगी या पहुंचेगी तब मुझे फांसी दे दिया जाए। इनका ये मानना था यदि मुझे फांसी दे दिया जाए तो उस समय हमारे जो क्या है सेना है, जो हमारे देश के व्यक्ति हैं, सैनिक हैं, वो सभी क्या करेंगे, उनके खून खौल जाएंगे और वह अंग्रेज़ों पर एकाएक टूटेंगे और उनको पराजित कर देंगे और मेरा देश आज़ाद हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है दल विहीन लोकतंत्र साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो दल विहीन लोकतंत्र में दलों का नहीं बल्कि व्यक्तियों का महत्ता होती है। साम्यवाद भी दल विहीन लोकतंत्र में नज़दीकी संबंध होता है। तो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के क्या थे, समर्थक थे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 53 आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको मैं जो क्वेश्चन होता है 4 पंक्ति में होता है और उसे व्याख्या करने वाला वो क्वेश्चन भी आपको करवाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें वो क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कहता ओ सदानीरा किस नदी को कहा गया। तो ओ सदानीरा गंडक नदी को कहा गया। यह आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो चलिए आज की सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।